अगर आप एक गबरू जवान है और आपके हाथ पैर सलामत है तो आपको हर हाल में अपने बीवी बच्चों को मेंटेन करना है, चाहे उसके लिए आपको फिजिकल लेबर क्यों ना करना पड़े। आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यस, यही बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किया है। सो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस जजमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। आशा और अजय की शादी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक हुई। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। आशा का ऐसा कहना है कि अजय उससे डाउरी डिमांड किया करता था और डाउरी डिमांड पूरी ना होने की सूरत में वो उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया करता था। आशा ने इस टॉर्चर को 19 इयर्स तक बर्दाश्त किया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो गया तो वो अपने दोनों बच्चों के साथ मैट्रिमोनियल होम को छोड़कर किराए के एक मकान में शिफ्ट हो गई। आशा ने अजय के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस पिटीशन फाइल किया और अपनी पिटीशन में आशा ने अजय के खिलाफ ये एलिगेशन लगाया कि अजय ने आशा के फादर से 1 करोड़ रुपया डाउरी डिमांड किया था, जिसमें से आशा के फादर ने 2 लाख रुपया अजय को और 4.5 लाख रुपया अजय के एक लोन को क्लियर करने के लिए पे किया और बाकी के बचे हुए पैसों के लिए अजय आशा को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया करता था, जिससे मजबूर होकर आशा को अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़कर किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। आशा ने अपने पिटीशन में यह भी कहा कि उसके पास ऐसी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे कि वो खुद को और अपने बच्चों को मेंटेन कर सके और अजय जानबूझकर उन्हें निग्लेक्ट और मेंटेन करने से इनकार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अजय ने आशा के मेंटेनेंस पिटीशन के ऊपर अपना रिप्लाई फाइल करते हुए आशा के लगाए हुए तमाम एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। उसने आशा के ऊपर एक सीरियस एलिगेशन लगाते हुए कहा कि दोनों बच्चों में से उसका बेटा उसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है और इस बात को साबित करने के लिए उसने कोर्ट से डीएनए टेस्ट कराने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल किया, जिसे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। फैमिली कोर्ट ने इस केस में अपना ऑर्डर पास करते हुए 40,000 रुपीज इंटरिम मेंटेनेंस पर मंथ आशा और उसके बेटे को ग्रांट किया, जबकि दूसरी तरफ आशा की बेटी चूंकि वो मेजर थी इसलिए उसे किसी तरह का कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं किया गया। अजय फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए उसने इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में एक रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया, जिसे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। फैमिली कोर्ट में जब एविडेंस स्टार्ट हुआ तो आशा ने अपने 4 विटनेसेस और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रिकॉर्ड पे प्रोड्यूस किए। वहीं दूसरी तरफ अजय ने अभी तक फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। अजय ने अभी तक आशा को किसी भी तरह का कोई मॉनेटरी रिलीफ नहीं दिया था और इसलिए फैमिली कोर्ट ने अजय के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया। अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद भी जब अजय कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुआ तो कोर्ट ने अजय के एविडेंस को स्ट्रक कर दिया। अजय के एडवोकेट ने विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड सिर्फ ओरल सबमिशन करते हुए अपने डिफेंस को रेस्ट कर दिया। फैमिली कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर पास करते हुए अपने प्रीवियस 40,000 रुपीज इंटरिम मेंटेनेंस पर मंथ के ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ 6,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ आशा के बेटे को पे करने का डायरेक्शन दिया और आशा को किसी भी तरह का कोई भी मॉनेटरी रिलीफ नहीं दिया। आशा फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए उसने इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में एक रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया, जिसे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और फिर फाइनली आशा ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेजेंट अपील फाइल किया। एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट आशा के एडवोकेट ने अपना आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हुए कहा, नंबर 1, अजय ने आशा के ऊपर पर्सनल लेवल का एलिगेशन लगाते हुए उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया है, खास तौर से उसके बेटे की पैदाइश को लेकर। तो इस तरह से आशा का अजय से सेपरेट रहना किसी भी तरह से अनजस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता है। नंबर 2, हाई कोर्ट ने आशा की रिवीजन एप्लीकेशन को डिसमिस करते समय अजय के बिहेवियर को कंसीडर नहीं किया कि किस तरह से फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अजय का बिहेवियर रहा है। अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद भी वो कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुआ। इन तमाम बातों को हाई कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। नंबर 3, फैमिली कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर पास करते हुए आशा के विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को कंसीडर नहीं किया और आशा के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फैमिली कोर्ट ने अजय की एब्सेंसी में अजय के एडवोकेट के सिर्फ ओरल सबमिशन को एक्सेप्ट कर दिया और अजय के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को कंफर्म करते हुए एरर कमिट किया है और इसलिए इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अजय के एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा, नंबर 1, कि अजय ने कभी भी आशा से किसी भी तरह का कोई डाउरी डिमांड नहीं किया था और ना ही उसने कभी फिजिकली और मेंटली उसे हरेस किया। आशा अपनी मर्जी से बगैर किसी जस्टिफाइड रीजन अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़कर किराए के मकान में शिफ्ट हुई थी। नंबर 2, आशा ने अभी तक इस बात को प्रूव नहीं किया है कि उसके पास खुद की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो खुद को और अपने बच्चों को मेंटेन करने के काबिल नहीं है। नंबर 3, अजय खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। उसके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम पार्टी हॉल बिजनेस की शक्ल में था, लेकिन अभी वो भी बंद है और एट प्रेजेंट अजय के पास ऐसी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं
है जिससे कि वो आशा और बच्चों को मेंटेन कर सके। इसलिए अजय की फाइनेंशियल क्राइसिस को समझते हुए हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया जाना चाहिए। दोनों एडवोकेट के आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, नंबर 1, सबसे पहले ये बात काबिल जिक्र है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का तस्वुर एक ऐसी औरत की अजियत, परेशानी और फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए किया गया था जिसे अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ना पड़ता है ताकि वो अपनी और अपने बच्चों को मेंटेन करने के लिए कुछ सूटेबल अरेंजमेंट्स कर सके। नंबर 2, इस केस में फैमिली कोर्ट ने लॉ के बेसिक प्रिंसिपल को इग्नोर किया है। वाइफ और माइनर चाइल्ड को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हस्बैंड एबल बॉडीड है तो उसे फिजिकल लेबर से भी पैसा कमाना है। वही एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसे हर हाल में अपने बीवी बच्चों को मेंटेन करना है। नंबर 3, अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद अजय का कोर्ट के सामने पेश ना होना इस बात की दलील है कि इसे ना तो अपनी फैमिली की कोई परवाह है और ना ही इसकी नजर में कोर्ट की कोई अहमियत है। और अजय के इस बिहेवियर को ना तो फैमिली कोर्ट ने नोटिस किया और ना ही हाई कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया। नंबर 4, आशा के जरिए पेश किए हुए विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया था और इसलिए आशा के वर्जन को डिसबिलीव और अजय के एडवोकेट के सिर्फ ओरल सबमिशन को बिलीव करने की कोई वजह नहीं थी। सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ आशा को और 6,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ आशा के बेटे को ग्रांट किया और अजय को यह डायरेक्शन दिया कि आशा ने जिस दिन से अपना मेंटेनेंस पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल किया था उस दिन से लेके आज तक का जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 8 हफ्तों के अंदर फैमिली कोर्ट में डिपॉजिट करे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले मैं इतना एफर्ट जो डालता हूं वो फ्रूटफुल है या फिर फ्यूटाइल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।